मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह, सह आचार्य हिंदी, MSc कॉलेज भरतपुर, राजस्थान। कक्षा स्नातक प्रथम वर्ष। विषय हिंदी साहित्य। प्रश्न पत्र प्रथम, आदिकाल एवं भक्तिकाल। सत्र 2020-21। महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के पाठ्यक्रम अनुसार। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में हमारे पुस्तक में संकलित तृतीय अध्याय मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस वीडियो में हम मलिक मोहम्मद जायसी के परिचय प्राप्त करेंगे। यह परिचय डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता द्वारा संकलित पुस्तक काव्य किरण से लिया गया है। महाकवि जायसी भक्तिकालीन प्रेम मार्गी धारा के सर्वप्रमुख कवि हैं। इनका पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी है। जायस नगर में जन्म होने के कारण इन्हें जायसी कहा जाता है। इनका जन्मकाल आचार्य शुक्ल ने 1492 ईस्वी संवत 1549 माना है, लेकिन अब यह मान्य नहीं है। नवीनतम खोज रिपोर्टों के आधार पर डॉक्टर वासुदेव शरण ने इनका जन्मकाल 1475 ईस्वी सिद्ध किया है। ऐसी अनुश्रुति है कि जन्म से ही एक कुरूप एवं कानी थी। एक बार वे शेरशाह सूरी के दरबार में गए। शेरशाह उनके रूप को देखकर हंस पड़ा। इस पर जायसी ने पूछा, मोहि का हंसस कोह रही, अर्थात मुझ पर हंस रहे हो या मेरे निर्माता ईश्वर पर। इस पर शेरशाह को लज्जित होकर क्षमा मांगनी पड़ी। जायसी की मृत्यु अमेठी के निकट 1542 ईस्वी संवत 1599 में हुई। जायसी चिश्ती परमात्मा के अंतर्गत आते हैं, चिश्ती संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि वे अपने समय के सिद्ध फकीरों में गिने जाते हैं। इसी तरह इतिहासकार बाबू गुलाब राय जायसी की प्रशंसा करते हुए लिखते हैं, जायसी महान कवि हैं। उनमें कवि के समस्त सहज गुण विद्यमान हैं। उन्होंने सामयिक समस्या के लिए प्रेम की पीर की देन दी है। उस पीर को अपने शक्तिशाली महाकाव्य के द्वारा उपस्थित किया है। वे अमर कवि हैं। जायसी की रचनाओं के बारे में उल्लेख मिलता है कि उन्होंने 12 ग्रंथों की रचना की, लेकिन प्रमाणिक तौर पर अब तक हमें इनकी 4 रचनाएं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम एवं चित्ररेखा उपलब्ध मिलती है। इसकी प्रसिद्धि का आधार पद्मावत ग्रंथ ही है। पद्मावत 947 हिजरी में रचा गया। यह हिंदी साहित्य का अवधी भाषा में लिखित प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसमें राजा रतन सेन और रानी पद्मावती की लौकिक प्रणय गाथा का चित्रण मसनवी शैली में किया है। यह महाकाव्य रामचरितमानस की तरह दोहा चौपाई में निबद्ध है। इसमें कवि ने अल्लाह, हजरत मोहम्मद, उनके मित्र, साहिब वक्त, शेरशाह सूरी और समसामयिक गुरु और पीरों की वंदना की है। पद्मावत में लौकिक कथा के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की गई है। आचार्य शुक्ल ने पद्मावत को प्रेम की पीर का काव्य कहा है। हीरा मनसूआ और रानी पद्मावती की कहानी को काल्पनिकता और ऐतिहासिकता के ताने बाने में बेहतर ढंग से जायसी ने इसे बुना है। पद्मावत का महत्व तो साहित्यिक, आध्यात्मिक, दार्शनिक, सांस्कृतिक और सामाजिक सभी दृष्टियों से माना जाता है। पद्मावत की कथा चित्तौड़ के शासक रतन सेन और सिंगलदीप की राजकन्या पद्मिनी की प्रेम कहानी पर आधारित है। इस महाकाव्य में कवि ने अपने बुद्धि कौशल से कोमल हृदय के द्वारा कल्पना एवं ऐतिहासिकता को संपृक्त किया है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण और विजय ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है। रतन सेन अपनी विवाहिता पत्नी नागमती को छोड़कर पद्मिनी के प्रेम पास में पड़कर योगी होकर उसी की खोज में निकल पड़ता है। पद्मिनी से उसकी शादी होती है। राघव चेतन नामक पंडित पद्मिनी के रूप सौंदर्य की प्रशंसा अलाउद्दीन से करते हैं। अलाउद्दीन छलपूर्वक रतन सेन को बंदी बनाकर दिल्ली ले जाता है। फिर गोरा बादल स्वामी भक्ति का परिचय देते हुए वीरतापूर्वक लड़कर रतन सेन को छुड़ा लेते हैं। बाद में रतन सेन एक अन्य युद्ध में वीरगति को प्राप्त होता है। पद्मिनी और नागवती दोनों रानियां राजा की मृतदेह को लेकर सती हो जाती हैं। अलाउद्दीन जब चित्तौड़ पहुंचता है तो उसे पद्मिनी की राख ही प्राप्त होती है। छार उठाए लीन एक मुट्ठी, दीन उड़ाए पृथ्वी झूठी। कवि ने कुशलतापूर्वक यह मार्ग उद्घाटन किया है। जो पद्मिनी रतन सेन जैसे राजा के लिए पारस रूप है, वही पद्मिनी अलाउद्दीन के लिए मुट्ठी भर धूल है। पद्मावत में नगर वर्णन, षठ ऋतु वर्णन,
नक्सिक वर्णन, 12 मासा आदि का वर्णन मात्र रूढ़िपन्न होकर कवि की कोमल कल्पना, सहृदयता, मार्मिक व्यंजना एवं कारुणिक दृश्य खड़ा कर देने वाला है। कुछ विद्वान पद्मावत को समासोक्ति मानते हैं तो कुछ अन्य उक्ति। जायसी के विरह वर्णन में बिहारी की तरह ऊहात्मकता मिलती है, जैसे हाड़ वही सब किंगरी, नसें भई सब तात, रोम रोम ते धुन उठे, कहूँ विथा कहिवात। पद्मावत में प्रतीकात्मकता भी दिखाई पड़ती है। पद्मिनी जहाँ परम सत्ता की प्रतीक है तो राजा रतन सेन साधक का, राघव चेतन शैतान का, सुआ गुरु का। शैल्प की दृष्टि से भी पद्मावत का महत्व कम नहीं है। अवधी भाषा में रचित यह महाकाव्य भी रामचरितमानस की तरह ही है। अवधी का बोलचाल वाला रूप ही पद्मावत में दिखाई देता है, जो सहज बन पड़ा है। जैसे इस उदाहरण देखा जा सकता है, नगर एक हम देखा, गढ़ चित और ओय नाम, सो दुख कहूँ कहाँ लगे, हम ठाड़े ते ठाम। जोगी हुए निसरा सो राजा, सून नगर जानहु धुंध बाजा, नागमती है ताकर रानी, जरी बिरह भई कोयल वानी। अवलग जर भई होही छारा, कहीं न जाए विरह के झारा, या फाट वह जबही कूकी, परे आंसू सब होय लूकी। चहु कंड छटकी वह आगी, धरती जरत गगन कहीं लागी, बिरह दवा को जरत बुझावा, जही लागे सो सोहे भावा, हों पिन तहाँ सो थाड़े लागा, तन भा साम जीव ले भागा। का तुम हंसऊँ गर्व के, करहु समुद्र में केल, मत ओहि बिरहा बस परै, दहे अगिन जो मेल। भाषा की दृष्टि से जायसी का काव्य दुरूह प्रतीत नहीं होता। इनके काव्य में तत्सम शब्दों का प्रयोग नगण्य जान पड़ते हैं। अलंकारों में जायसी को उत्प्रेक्ष अलंकार सबसे अधिक प्रिय है। अनेक स्थानों पर जायसी ने अतिशयोक्ति का सारा भी खूब लिया है। संकलित काव्यांश का परिचय। मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत में संकलित नागमती संदेश खंड की प्रथम चौपाई दुआ छंद में नागवती की विरह व्याकुलता का स्पष्ट चित्रण है। वह चारों ओर रोती हुई इस आशा में भटकती रही है कि कोई पंछी उसके संदेश को लेकर उसके पति के पास पहुंचा दे। नायिका की करुणा भरी आवाज़ सुनकर एक पक्षी इस कार्य के लिए जैसे तैसे तैयार हो गया। दूसरे पद में नागवती अपनी दुख गाथा को उसके समक्ष भाई बनाकर सुनाती है। वह कहती है कि हे वीरा, राजा रतन सेन से कहना कि तुम्हारी पत्नी की सारी हड्डियां सूख कर सारंगी बन गई हैं, नसें उस सारंगी की तांत बन गई हैं और रोम रोम से उसी प्रकार प्रियतम के नाम की ध्वनि निकलती रहती है जिस प्रकार सारंगी में से आवाज़ निकलती है। तीसरे पद में पक्षी द्वारा नागमती के संदेश को पद्मावती तक पहुंचाने का है, तो चौथे पद में नागमती अपनी दुख व्यथा का वर्णन रतन सेन की बूढ़ी माँ के साथ इस रूप में करती है कि शायद रतन सेन अपनी माँ के इस दुख अवस्था का वर्णन सुनकर वापस आ जाए। पांचवें पद में विरह विदग्ध नागमती के संदेश को ले जाने वाले उस पक्षी की यात्रा का वर्णन है जो उस संदेश की भयंकर विरह ज्वाला में झुलस रहा है। छठे पद में राजा रतन सेन का उसी वृक्ष के नीचे आ जाना जिस पर विरह अग्नि से झुलसा हुआ पक्षी दूसरे पक्षियों को नागमती की विरह संदेश सुना रहा था। 7वें से 13वें तक पदों में पक्षी द्वारा नागमती के संदेश को राजा रतन तक पहुंचाने का भाव है, तो 14वें पद में पक्षी द्वारा नागमती के विरह संदेश सुनकर राजा का चित्तौड़गढ़ चले जाने का मन बना लेता है। उस समय राजा रतन सेन की स्थिति ऐसी थी, शरीर तो सिंगलदीप में और मन चित्तौड़गढ़ में बसा हुआ था। ऐसी दशा में वह सोचते सोचते व्याकुल हो तड़पने लगे। उनकी स्थिति ऐसी हो गई जैसे सर्पनी ने उन्हें डस लिया हो। पाठ के अंतिम पद में राजा रतन सेन की चित्तौड़ जाने की तैयारी का कवि ने उल्लेख किया है कि योगी, भ्रमर और पवन ये तीनों सदैव विचरण करते रहते हैं। भ्रमर रूपी रतन सेन को मालती रूपी नागमती की याद सताती है, वही अलौकिक पक्ष में योगी रूपी राजा रतन सेन का भ्रमणशील हो जाना काव्य का अलौकिक सौंदर्य है। अगले वीडियो में हम संकलित अंशों की व्याख्या पढ़ेंगे। धन्यवाद।